हेलो दोस्तों, आज यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है खान सर के बुक बिहार बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप लोगों ने जितना भी मैंने वीडियो बनाया इस बुक से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला, जिसके देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसी बुक का अपलोड कर रहा हूँ। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहर निर्मित है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका पूछ रहा है कि मोहर जो था वो किसका बना हुआ होता था, तो वो बना होता था सेल खड़ी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल खड़ी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वही पूछे कि अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता या सरस्वती नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतना नाम था, आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था। तो जैन धर्म का स्थापना किया था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन था, वो ऋषभ देव। कौन था, ऋषभ देव। और ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो बताना है ऋषभ वृषभ। क्या बताना है, ऋषभ वृषभ। ऋषभ देव क्या था, प्रथम तीर्थकार था। कौन था, प्रथम तीर्थकार था। अच्छा, महावीर स्वामी पूछेगा जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकार था, तो ये 24वां तीर्थकार था। और सबसे अंतिम तीर्थकार पूछे जैन धर्म का कौन था, तो भी आपका आंसर आएगा महावीर स्वामी। अच्छा, मल्लीनाथ पूछेगा जैन धर्म के कितना तीर्थकार था, तो मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वां तीर्थकार था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वां तीर्थकार था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो 24 था कौन, 24 था महावीर स्वामी। इससे एक कम कौन था, पार्श्वनाथ था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट को क्या हो रहा है, पार्श्वनाथ हो रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। जब उधर क्वेश्चन पूछेगा तब आप बताइएगा। अच्छा, महावीर स्वामी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क बोले या लौह पुरुष बोले या लौह पुरुष बोले तो हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो लगभग 183 किलोमीटर ऊंचा है, वो कहाँ बना है, गुजरात में बना है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। तो हमको पता है कि नील का खेती कहाँ करवा रहा था अंग्रेज कहाँ करवा रहा था नील का खेती, वो करा रहा था 1917 में चंपारण में। कहाँ कर रहा था, चंपारण कहाँ पड़ता है भैया, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो यहाँ पर किसानों से जबरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जा रहा था, जिसे हम लोग तिनकठिया पद्धति के नाम से जानते थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि तिनकठिया पद्धति कहाँ पर लागू था, तो आपको बताना है चंपारण के किसान से। और तिनकठिया पद्धति इसलिए कहते थे क्योंकि एक कठिया बराबर होता है 1/20, तो 2 कठिया बराबर 2/20, तो 3 कठिया बराबर 3/20। इसलिए तिनकठिया पद्धति का नाम हम लोग देते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू था, चंपारण के किसान पर। फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा है, नील का खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। तो नील का खेती हम बता रहे थे कहाँ करवा रहा था, चंपारण में, बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए थे। तो अंग्रेजों ने कौन सी प्रेसिडेंसी शहर भारत में स्थापित किए थे, तो इसका आप ट्रिक रखिएगा, BBM हो गया खलास। बी से क्या हो जाएगा, बॉम्बे। और बी से क्या हो जाएगा, बंगाल। बी से क्या हो जाएगा, मद्रास। तो ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह पूछ रहा है किस शहर में हुआ था। तो सबसे पहले जानिए कि 1857 का जो 10 मई 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था मेरठ छावनी से। कहाँ से वो शुरू हुआ था, मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या दिखेगा, मेरठ छावनी दिखेगा। चलिए हमें और भी कुछ जगह से जो नेतृत्व कर रहा था इस आंदोलन का, इस स्वतंत्रता संग्राम का, तो हम आपको बताते हैं। पूछेगा कि लखनऊ से कौन कर रहा था। तो लखनऊ से जो कर रही थी बेगम हजरत महल, जिन्हें हम लोग महकपरी के नाम से जानते हैं। पूछेगा पटना से कौन
1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, तो एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली। चलिए उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि कानपुर से कौन कर रहा था, आपको बताना है नाना साहब। कौन कर रहा था कानपुर से? नाना साहब, जिन्हें हम लोग धोधू पंथ के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज जो है किसके शासनकाल में को कहते हैं? तो रॉबस्पियर के शासनकाल को हम लोग कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछेगा कि फ्रांस में कौन सा वंश का शासक था, तो आपको शासन था, तो आपको बताना है बुर्बो वंश। किस वंश का? बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो प्रमुख था वो कौन था भैया? माओ जेडोंग। कौन था? माओ जेडोंग। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माओ जेडोंग। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। बड़ी शानदार प्रश्न है जो कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप पूछेगा कहाँ से अपनाया गया है, पूछेगा कब अपनाया गया था, तो आपको बताना है 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आप याद रखिएगा। पूछे किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। ये भी बात आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इतिहास की दुनिया 99, चैनल का नाम से ही है, जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो हमको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो हमको इसका बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन जानते हैं। प्रस्तावना को हम लोग कहते हैं लघु संविधान। क्वेश्चन पूछेगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या? प्रस्तावना को कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है, तब आपको बताना है 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जो भैया ये जो आदर्श था कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कि आयरलैंड। क्या बताना है? आयरलैंड। सेम उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि अगर पूछे कि यहाँ से कनाडा से पूछेगा कि कौन सा अधिकार लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था कौन? अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार। पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 13 नंबर का, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो सबसे पहले जानिए कि 8वीं अनुसूची है क्या। दोस्तों जो संविधान के 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितना भाषा को? 22 भाषा को। लेकिन पहले जो था इस अनुसूची में 14 गो भाषा को मान्यता प्राप्त था। कितना? 14 गो। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, उसके तहत पहले 4 भाषा को जोड़ा गया, फिर उसके बाद में 4 भाषा को जोड़ा गया। तो जो पहला 4 भाषा को जोड़ा गया था इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। नमक को पूछेगा वो कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था? नमक। तो आपको बताना नमक से मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। क्या बताना है? मणिपुर। म से क्या बताना है? न से बताना है नेपाली, म से बताना है मणिपुर, क से बताना है कोंकणी, और एक तो याद रख लीजिएगा सिंधी। क्या याद रख लीजिए ऊपर से? सिंधी। तो ये चारों भाषा जोड़ा गया था 1992 के संविधान संशोधन के तहत। कितना हो गया? 14 4 18। फिर 4 को जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था संथाली, और उसके बाद में जोड़ा गया था संथाली जोड़ा गया था, फिर उसके बाद मैथिला जोड़ा गया था, मैथिली जोड़ा गया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है 14 नंबर का प्रश्न हो गया। तो 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?
तो सबसे पहले जानिए किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो भैया तमिलनाडु में नहीं है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये बात पूछेगा किस राज्य में अगर द्विसदनीय विधानमंडल है तो आप बताइएगा यूएमके। यूएमके, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक। आप ऐसे याद रख सकते हैं चाहे तो। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो राज्यसभा में दोस्तों जो अधिकतम सदस्य की संख्या होती है वो होता है 250, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 250। यदि यही क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के सदस्य को गठन करने के लिए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, कितने राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जानिए संवैधानिक कब बना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 1993, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था का पूछेगा आइडिया किसने दिया था, तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। या क्वेश्चन पूछे कि बलवंत राय मेहता का संबंध किस समिति से है, तो आपको बताना है पंचायती राज गठन समिति से है। किससे है? पंचायती राज गठन समिति से है। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि भारत में पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आपको बताना है नागौर। कौन सा बताना है? राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो चलिए मैंने आपको जितना हो सका काफी डीप बताने का कोशिश किया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ, कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था भैया, कब बनाया गया था? तो 1993 में, 1950 में। कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, स्वच्छित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है वो करती है, क्या करती है? इसका राइट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन इसका 4 एकदम राइट होगा। आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो हम सबको पता है नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं। तो नीला ग्रह हम लोग कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो होता है 71% हिस्सा में क्या है? पानी है। 71% पानी है और 29% हिस्सा में स्थल है। और पृथ्वी पर अधिकांश पानी होने के कारण हमें जो क्या दिखता है, पृथ्वी जो है हमें पृथ्वी कौन सा क्या है? हाँ, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर वही क्वेश्चन पूछे मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से। पूछेगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस ग्रह पर सर्वाधिक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। चलिए भैया, कुछ औद्योगिक क्षेत्र है और उसका देश है, आपको मिलाना है कि कौन इसमें गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं ओसाका। ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। फिर लंकाशायर, जी भैया लंकाशायर भी कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में। ये भी सही है। सेलम ये भी भारत में है। तो बर्मिंघम, देखिए बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पे बर्मिंघम का दिया है फ्रांस, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है। क्या है? बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम तो इंग्लैंड में है। तो यहाँ राइट आंसर क्या, ये बर्मिंघम का क्या दिया है? फ्रांस दिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम बर्मिंघम से उठाते हैं। अगर पूछेगा कि विश्व का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। वही पूछे भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अब जमशेदपुर में ही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 22 नंबर का है, वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रस्वेदन। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। इसका ऑप्शन बी राइट होगा।
चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो भैया मुंबई हाई जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है, आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जूट या पटसन से कुछ क्वेश्चन हमको बताते हैं। जूट या पटसन का उत्पादन सर्वाधिक पूछेगा भारत में किस राज्य में होता है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट या पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुनहरा रेशा, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो सुएज नहर है भैया भूमध्य सागर को जोड़ती है, वो किससे जोड़ती है? ऑप्शन एक है पर्सिया की खाड़ी से, ऑप्शन बी है मृत सागर से, ऑप्शन डी इसका राइट होगा लाल सागर से। किसको जोड़ती है? लाल सागर से। चलिए भैया लाल सागर से थोड़ा हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। लाल सागर में पूछेगा लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो आपको बताना है क्योंकि लाल सागर में एक शैवाल पाया जाता है लाल कलर का। कौन सा शैवाल पाया जाता है? लाल कलर का शैवाल पाया जाता है, और यही क्या कर देता है? पानी को लाल कर देता है। अगर पूछे इस लाल कलर शैवाल का नाम क्या है, तो आपको बताना ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग दोबारा सुन लीजिए, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 25 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, चाहो तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। चलिए, नागार्जुन नाम से क्या आया? अर्जुन। अर्जुन का मित्र कौन था? भगवान कृष्ण। कौन था? भगवान कृष्ण। कृष्ण से कौन सा नदी होता है? कृष्णा नदी होता है। तो चलिए ऑप्शन में खोजिए कृष्णा नदी कहाँ है? तो यह है ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अब आपको याद हो गया होगा। नागार्जुन सागर परियोजना पूछे किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही पूछेगा कि महानदी पर पूछेगा कि कौन सा बांध है? तो आपको बताना हीराकुंड बांध है। पूछेगा महानदी कहाँ पड़ता है? तो महानदी किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। मैं आपको एक इसका भी छोटा सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए भैया, महानदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो आपको बताना हीराकुंड। इसका ऐसे याद रखिएगा, हीरा। देखिए भैया, हीरा किसी को मिलेगा तो वो महान हो जाएगा। महान से क्या हो जाएगा? महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। अच्छा, जब महान हो जाता है, कहता है कि आजकल इसका पैर जमीन में नहीं आसमान में उड़ने लगता है। कहाँ उड़ने लगता है? तो उड़ने से याद रखिएगा उड़ीसा। पूछेगा किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, लेकिन 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 26 नंबर का प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? भैया जो मयूराक्षी परियोजना थी वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पूछेगा मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर बना है। कहाँ बना है? मयूराक्षी नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है 27 नंबर का, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। कहता वह वनस्पति जो विषुवत वनीय रेखों से संबंधित नहीं है वो कौन है? तो वो है ऑप्शन सी अकेसिया। कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकेसिया हो जाएगा। अच्छा, अगर ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि वनस्पति वनों से संबंधित नहीं है, लेकिन और याद रखिएगा महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, ये तीनों पूछेगा कौन सा वन है? तो आपको बताना रेखीय वन है। कौन सा वन है? तो रेखीय वन है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 28 नंबर का, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। हमको पता है कि ऐसे फसल को हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। किस कृषि से के नाम से जानते हैं? रोपण कृषि के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ही होता है तुरंत बेच करके लाभ कमाना। चलिए, चाय भी एक रोपण कृषि है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है, झूम कृषि के बारे में बता दें। इसे काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। किस कृषि के नाम जानते हैं? काटो या जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं। इसको अन्य राज्य में कई अन्य नाम से जाना जाता है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक और उपभोक्ता है वो किसका है भैया? मक्के का है। किसका है? मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व के मक्का का पेटी किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा, विश्व प्रेड़ी। क्या बताइएगा?
प्रेरी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हम सबको पता है पहले सबसे अधिक जनसंख्या किसका था? चमगादड़ चीन के पास था, लेकिन अभी जो है हम लोग जनसंख्या के मामला में झंडा गाड़ दिए हैं। चमगादड़ चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और चमगादड़ चीन दूसरे पोजीशन पर आ गया है। वहीं तीसरा पोजीशन पर अभी भी वर्तमान में बैठा हुआ है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए वही अगर पूछेगा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां राज्य है? भारत जो है 7वां राज्य है, जबकि कनाडा प्रथम राज्य है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 31 नंबर का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्रीय CSO, इसको हम लोग CSO के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का विचार करना, राष्ट्रीय आय के गणना करना। क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका काम होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का ब्यौरा लेने वाला सुल्तान पूछे कौन सा था, तो आपको बताना है वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन वही पूछे कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था, तो आपको बताना है दादा भाई नेरोजी। क्या बताना है? दादा भाई नेरोजी, जिसे हम भारत का वृत्त पुरुष या भारत में अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। दादा भाई नेरोजी ने का अगर बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। ये बताना है। पूछेगा कि दादा भाई नेरोजी ने कितना आय बताया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो समिति बना था वो था तारापुर समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो हिस्सा है ये सब है, और ये जो क्या कोटा मंडल नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, कोटा मंडल नहीं है। वही पूछेगा कि पूर्वी मध्य रेलवे, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एकमात्र बिहार में पूछेगा कि भारतीय रेल का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है। हाजीपुर में है कौन सा रेलवे? पूर्वी मध्य रेलवे। कौन है? आप कहीं रेलवे पर जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पर लिखा था पूरे उड़े द पूरे। उड़े का मतलब होता है उत्तरी रेलवे, पूरे का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी रेलवे, द पूरे का मतलब होता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये जो है कस्टमर को जागरूक करने के लिए, ग्राहक को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इसी के तहत कई नारा दिया गया था, जागो ग्राहक जागो, तो आप वो सब भी याद रख सकते हैं। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जो महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है और बैल का रेस होता है यहाँ पर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कायांतरण। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्या हो जाएगा? कायांतरण हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न अब हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर की प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है 38 नंबर में प्रोटीन संश्लेषण होता है। हम सबको पता है कि मानव के शरीर में जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है राइबोसोम में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोसोम में। चलिए राइबोसोम से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। वही पूछे प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। वही चलिए और ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन बनता है? इसे कोशिका का बिजली का घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और सी नंबर में ऑप्शन है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो आप ये सब भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। चलिए 39 नंबर का प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने है।
क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी का को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हम सबको पता है हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो कहलाता है लिंगामेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिंगामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। वही पूछे कि हड्डी से अस्थि को जो जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है। यहाँ हड्डी से हड्डी तो पूछ नहीं रहा है जो लिंगामेंट होगा, यहाँ पूछ रहा है हड्डी को पेशी से जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है? वो कंडरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा, यानी हड्डी को उपास्थि से ये जोड़ता है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? तो मानव पित्त जो है, जो पीले हरे रंग का है, यह इसका प्रकृति पूछ रहा है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तटस्थ होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ये आपको पूछ रहा है। तो भैया देखिए, मानव पित्त रस पूछेगा कहाँ से निकलता है, तो या पित्ताशय से। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। पूछेगा इसका प्रकृति कैसा होता है, तो ये होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर क्षारीय है तो पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। अगर अम्लीय रहता है तो पीएच मान कितना हो जाता है? 7 से कम होता है। अगर पूछेगा कि पीएच मान जो चेक किया जाता है, किससे चेक किया जाता है, तो पीएच स्केल से चेक किया जाता है। और पीएच स्केल का खोज अगर पूछे किसने किया था, तो आपको बताना है डॉक्टर साइरेंसन। दोस्तों ये रहा आज का कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको लगभग 40 प्रश्न बताया। मैं हर रोज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन कराता रहता हूँ। अगर आपको फिलहाल अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे इतिहास की दुनिया 99 को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो मैं इस वीडियो का जो होगा लिंक और PDF जो होगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी चाहे तो ले सकते हैं। और नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ पे जाकर के इतिहास की दुनिया 99 को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। हर रोज़ यहाँ पर मैं आपके लिए एक न एक सेट का सोल्यूशन करवाता हूँ। धन्यवाद।